Hello everyone, I am Divya. Welcome you all to Chemistry ITs. So I am back with one more lecture of chapter number 4 Structure of the Atom, class 9th Chemistry, जिसके अंदर हम करने वाले हैं NCERT सॉल्यूशंस। लास्ट लेक्चर्स में पार्ट 1 एंड 2 में हमने कंप्लीट किया स्ट्रक्चर ऑफ द एटम की कंप्लीट थ्योरी। आज हम करेंगे NCERT सॉल्यूशंस इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है What are canal rays? फर्स्ट क्वेश्चन है कैनाल रेज। हमने पढ़ा था कि डिस्कवरी हुई थी एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था, एक न्यूट्रॉन था। तो जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई तो उसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, या इसको बोलते हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट। एनोड रे एक्सपेरिमेंट ये किया गया था ई गोल्डस्टीन के थ्रू। उन्होंने क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, 2 मेटल्स की प्लेट ली थी और कनेक्ट किया था बैटरी के साथ। जो डिस्चार्ज ट्यूब उन्होंने ली थी, इसके अंदर लिया था लो एयर प्रेशर, और जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स था वो क्या था, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी। तो जब इन्होंने हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई थ्रू लो एयर प्रेशर, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि पॉजिटिव साइड से, एनोड की साइड से कुछ पार्टिकल्स या फिर कुछ रेज अराइज हुई थी, रेज प्रोड्यूस हुई थी पॉजिटिव पार्टिकल्स की, जो मूव कर रहे थे नेगेटिव की साइड। जो ये पॉजिटिव पार्टिकल्स थे, पॉजिटिव जो रेज थी जो अराइज हुई फ्रॉम एनोड, इन्हीं को बोला था एनोड रेज, एनोड रेज या फिर कैनाल रेज। तो कैनाल रेज क्या होंगी हमारे पास, वो पॉजिटिव पार्टिकल्स जो कि अराइज हुए हैं एनोड से, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स अराइज फ्रॉम एनोड ड्यूरिंग एनोड रे एक्सपेरिमेंट नेम्ड एज प्रोटॉन्स। कैनाल रेज को ही क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन्स। और ये क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। किसने डिस्कवर किया, ई गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एटम कंटेन्स एन इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज ऑन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक एटम है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो क्या इसके पास ओवरऑल या फिर नेट चार्ज कुछ प्रेजेंट होगा या फिर नहीं। सो हमें पता है कि जब एटम के अंदर इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का चार्ज प्रेजेंट होगा, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का चार्ज प्रेजेंट होगा, तो वो क्या करेगा, कैंसिल आउट करके ओवरऑल नेट चार्ज क्या कर देगा, 0 कर देगा, एटम को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसके अंदर बोला गया है एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, इक्वल है, अपोजिट साइन है, कैंसिल आउट करके ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। सो जब एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो उसके अंदर ओवरऑल 0 चार्ज प्रेजेंट होगा, एटम जो होगा वो न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जो एटम है वो न्यूट्रल कैसे होगा अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल। सो फर्स्ट मॉडल जो दिया गया था एटम के स्ट्रक्चर के लिए वो था थॉमसन्स मॉडल। थॉमसन्स मॉडल के अंदर जे थॉमसन ने पोस्टुलेट दी थी, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो एटम होगा ना, एटम जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। जो एटम होगा उसके अंदर जो स्फीयर है ना, वो कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और उसी के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, एम्बेडेड है उसके अंदर कंप्लीट सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला था कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन
मैग्नीट्यूड, जिससे कि वो काउंटर बैलेंस कर लेगा कंप्लीट ओवरऑल चार्ज को, काउंटर बैलेंस द चार्ज ऑन द एटम, द चार्ज ऑन द एटम। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दोनों इक्वल हैं, काउंटर बैलेंस करके ओवरऑल चार्ज ऑन द एटम क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। थॉमसन मॉडल के अंदर जे थॉमसन ने बताया कि जो एटम होता है वो कंप्लीट एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो एम्बेडेड होगा। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज इन मैग्नीट्यूड, और दोनों के दोनों क्या कर लेंगे, काउंटर बैलेंस कर लेंगे, किसको, चार्ज को। तो ओवरऑल चार्ज जो होगा एटम के ऊपर वो क्या आ जाएगा, न्यूट्रल आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, on the basis of Rutherford model of an atom, which subatomic particle is present in the nucleus of an atom? रदरफोर्ड मॉडल ने क्या बताया था कि जो एटम होता है उसके बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर प्रेजेंट होता है। रदरफोर्ड मॉडल में जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया तो उसके अंदर कुछ रेज ऐसी थी जो कि कंप्लीटली रीबाउंड हो गई थी, उससे उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया था। उन्होंने बोला था कि एक बीच में, एटम के बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर प्रेजेंट होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और पॉजिटिवली चार्ज जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा है, प्रोटॉन। तो रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उस न्यूक्लियस के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होता है प्रोटॉन। आंसर है प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ स्केच ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विद 3 शेल्स। स्केच बनाना है बोर मॉडल का जिसके अंदर 3 शेल्स होंगी। तो बोर मॉडल ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। उन शेल्स को बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स, हर एक एनर्जी लेवल की एनर्जी डिफरेंट होगी, स्पेसिफिक एनर्जी होगी, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस इन दिस शेल्स। शेल्स को नाम दिया था KLMN या फिर 1, 2, 3 एंड 4। सो ड्रॉ करते हैं स्केच। एटम है, बीच में प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस, उसके बाहर से क्या प्रेजेंट होंगी, शेल्स। सो फर्स्ट शेल है K, नेक्स्ट L एंड नेक्स्ट इज M। 3 शेल्स के लिए बोला है, तो ये आ गया स्केच बोर्स मॉडल का। एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होंगे अराउंड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम। एटम हमने क्या बोला था, जो एटम होता है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो डिविजिबल होता है, वो इंडिविजिबल नहीं होता। तो एटम के अंदर जिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई वो कौन से थे, फर्स्ट था इलेक्ट्रॉन, सेकंड था प्रोटॉन एंड थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है उसको डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा, नेट चार्ज -1। नेक्स्ट है प्रोटॉन, प्रोटॉन डिस्कवर किया था E गोल्डस्टीन ने, नेट चार्ज होगा +1। न्यूट्रॉन जो होगा उसके ऊपर कोई भी नेट चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, वो क्या होता है, न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, और डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। सो एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। नेगेटिवली चार्ज जो एटॉमिक पार्टिकल होगा वो होता है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल होता है प्रोटॉन, एंड जो न्यूट्रल एटम होता है, न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल होगा वो एटम के अंदर प्रेजेंट होगा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4 μ and 2 proton in the nucleus. How many neutrons does it have?
हीलियम का एटम दे रखा है, उस हीलियम के एटम का मास गिवन है, मास नंबर गिवन है 4 म्यू, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हमें पता है कि जो मास नंबर होगा वो क्या होता है, मास नंबर इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होंगे, और न्यूक्लियॉन्स क्या होंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन गिवन है, मास गिवन है, न्यूट्रॉन निकालना है। सो 4 इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स, 4 माइनस 2 इज एक्स। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ गया, 2। मास नंबर होगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिनको कि न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, उसी को बोलेंगे मास नंबर। मास नंबर गिवन है 4, 2 गिवन है प्रोटॉन्स, एंड हमें निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देन 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गया 2 हीलियम एटम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक वुड यू बी द observation if the alpha particle experiment is carried out using a foil of a metal other than the gold। रदरफोर्ड मॉडल के अंदर रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट जो किया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर उन्होंने यूज किया गोल्ड फॉइल को, गोल्ड फॉइल को यूज किया इन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर। क्वेश्चन में पूछा है कि अगर गोल्ड फॉइल की जगह पे किसी और मेटल की फॉइल का यूज करते तो ऑब्जर्वेशन क्या होती, ऑब्जर्वेशन क्या होती। गोल्ड फॉइल का यूज जो था वो रदरफोर्ड ने इसीलिए किया क्योंकि उनको एक थिन फॉइल चाहिए थी, किसी भी मेटल की, किसी भी एलिमेंट की उनको एक थिन फॉइल चाहिए थी। तो थिन फॉइल के लिए मेटल जो होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वो मेलिएबल होना चाहिए। अगर वो मेलिएबल होगा तो उसको हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली इन थिन शीट्स के अंदर। सो जो गोल्ड है हमारे पास, गोल्ड को हम इजीली थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। हाईली मेलिएबल होता है वो, हाईली मेलिएबल, जिसकी वजह से उन्होंने प्रेफर किया गोल्ड फॉइल को। लेकिन अगर गोल्ड की जगह पे किसी और भी मेटल को लेते तो भी प्रॉपर्टीज जो आनी थी, जो भी ऑब्जर्वेशन थी वो ही सेम आनी थी, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होंगे, मेलिएबल होंगे। क्योंकि जो गोल्ड है वो हाईली मेलिएबल था तो प्रेफर किया यहाँ पे गोल्ड को, लेकिन किसी और मेटल का अगर हम यूज करते फॉइल का तो भी ऑब्जर्वेशन क्या आती, सेम आती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटम के अंदर कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसके लिए हमें बताना है कार्बन एंड सोडियम का। सो फर्स्ट है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 6 होगा, एटॉमिक नंबर 6। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे न्यूक्लियस के अंदर ऑफ एन एटम इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर अगर 6 है, एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होंगे, 6। और ये भी पता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही क्या होंगे, इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, 6 होंगे। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आ गया 6। अब करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं तो के शेल के अंदर आते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल के अंदर आते हैं 8, एम के अंदर 18, एल के अंदर 32। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम 6 एटॉमिक नंबर का,
के शेल के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट कितने बच गए, 4 बच गए। तो फिर जो एल शेल होगी उसके अंदर कितने फिल होंगे इलेक्ट्रॉन्स, 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया कार्बन का 2 and 4। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, बीच में है न्यूक्लियस, 2 शेल्स हैं के एंड एल। फर्स्ट जो शेल है उसके अंदर है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल के अंदर है 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा 11। सोडियम एटॉमिक नंबर है 11। एटॉमिक नंबर अगर 11 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होंगे 11, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है, देन 2 8 टोटल 10, रिमेनिंग इज 1। सो नेक्स्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। बीच में है न्यूक्लियस, नेक्स्ट शेल इज के शेल के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल के अंदर है 8 इलेक्ट्रॉन्स, देन एम शेल के अंदर है 1 इलेक्ट्रॉन। ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। नंबर एटॉमिक नंबर अगर 11 है, देन प्रोटॉन्स का नंबर भी एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, और हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। सो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ K and L shells of an atom are full, then what would be the total number of electrons in the atom? इसमें पूछा गया है कि अगर किसी एटम की, कोई भी एटम है, उसके अंदर K and L shells जो हैं वो completely fill हैं, fully filled, तो हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। सो के जो शेल होगी उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे निकालेंगे, बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर, 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो के शेल जो होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे 2। नेक्स्ट है एल शेल, एल शेल के अंदर 2 × स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 × 2 इक्वल्स टू 8। जो एल शेल होगी, सेकेंड नंबर की जो शेल होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे 8। के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, एल शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हमारे पास के और एल शेल कंप्लीटली फिल होंगे तो कितने होंगे, 10। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। वैलेंसी बतानी है क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम की। सो वैलेंसी हमें पता है क्या होगी, वैलेंसी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, लॉस और शेयर्ड बाय एनी एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, शेयर्ड या फिर लॉस बाय एनी एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल के अंदर अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए गिवन एटम को जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़े, लॉस करना पड़े या फिर शेयर करना पड़े, उसको बोलेंगे हम वैलेंसी, या फिर इसको बोलते हैं हम कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम इज वैलेंसी। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, शेयर्ड, लॉस बाय एनी एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट ऑफ द आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल। तो वैलेंसी निकालनी है पहले क्लोरीन की। सो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होगा 17,
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, एटॉमिक नंबर 17 है, देन प्रोटॉन का नंबर भी होगा 17 और सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का नंबर भी होगा 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फर्स्ट शेल के अंदर 2, नेक्स्ट शेल के अंदर 8, टोटल हो गए 10, रिमेनिंग है 7, नेक्स्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो वैलेंस शेल जो होगी, मतलब कि आउटर मोस्ट शेल जो होगी क्लोरीन की, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 7। देखो जैसे कि ये है स्ट्रक्चर क्लोरीन का, 3 शेल्स हैं के, एल एंड एम। के अंदर प्रेजेंट है 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट है 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो आउटर मोस्ट शेल है वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इसके अंदर वो होंगे 7। तो जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, टोटल होने चाहिए 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए क्लोरीन को क्या करना पड़ेगा, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करे या फिर जो रिमेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स इनको क्या कर दे, लॉस कर दे। सो एनर्जी जो होगी इसके अंदर कम लगेगी कि जब वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करे। सो क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जब गेन किया जाएगा तो वैलेंसी जो होगी वो किसके अंदर आएगी, नेगेटिव वैल्यू के अंदर आएगी, नेगेटिव के अंदर आएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाएंगे तो नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। तो जो वैलेंसी होगी उसके अंदर जो उसकी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में आएगी। तो क्लोरीन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज, वैलेंसी क्या आ गई, -1। वैलेंसी जो होगी क्लोरीन की वो होगी -1, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब किया 2 8 7, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। उसके बाद उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन को जब वो गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज को जब वो गेन करेगा तो वैलेंसी की जो वैल्यू होगी वो माइनस में आएगी। तो वैलेंसी जो होगी वो होगी -1। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर जो है उसका एटॉमिक नंबर होगा 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 6। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट के अंदर 8, फिर जो आउटर मोस्ट शेल होगी वैलेंस शेल उसके अंदर होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो बीच में है न्यूक्लियस, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल के अंदर 8, उसके बाद एम के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सल्फर को नीड होगी या तो वो 2 को ऐड कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, या फिर जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको भी लॉस कर दे। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट कम किस में होगी कि वो 2 को गेन कर ले। 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो वैलेंसी क्या हो गई, -2। वैलेंसी ऑफ सल्फर इज -2। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 एंड 2। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, नेक्स्ट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 2। तो आउटर मोस्ट शेल जो होगी मैग्नीशियम की उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको रिक्वायरमेंट है 6 मोर इलेक्ट्रॉन्स की, या फिर क्या कर दे, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल के अंदर उनको क्या कर दे, लॉस कर दे। सो इजी होगा कि वो 2 को लॉस कर दे। तो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होगी, वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम वो क्या कर देगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। तो +2 इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम।
सो वैलेंसी हम निकालेंगे, पहले करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसके बाद जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो वो उनको लॉस कर देगा, 4 से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो उनको वो गेन करेगा जितने उनको रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वैलेंसी आ गई 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the number of electrons in an atom is 8 and the number of protons are also 8, then what is the atomic number of the atom and what is the charge on the atom? एटॉमिक नंबर गिवन है, प्रोटॉन्स गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 8, हमें निकालना है एटॉमिक नंबर और बताना है कि ओवरऑल चार्ज क्या है एटम के ऊपर। सो हमें पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। सो एटॉमिक नंबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है एटम के अंदर 8, तो एटॉमिक नंबर भी क्या आ गया 8 आ गया। चार्ज हम निकालते हैं, ओवरऑल चार्ज, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी है 8, इक्वल है और अपोजिट है मैग्नीट्यूड में, तो क्या करेंगे दोनों चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल करके ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। एटॉमिक नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। सो एटॉमिक नंबर आ गया 8, चार्ज क्या होगा 8 प्रोटॉन्स है 8 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों के दोनों अपोजिट एंड इक्वल है मैग्नीट्यूड में, कैंसिल करके ओवरऑल चार्ज आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with the help of table 4.1 find out the mass number of oxygen and sulfur atom। चैप्टर के बीच में एक टेबल गिवन है 4.1 करके, उसके अंदर फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन्स के हमें गिवन है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, और उसके अंदर वैलेंसी भी गिवन है, और गिवन है के एल एम एन शेल के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट है इलेक्ट्रॉन्स। तो उस टेबल को की हेल्प से हमें बताना है मास नंबर ऑक्सीजन एंड सल्फर का। सो हमें पता है कि मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर पता है तो गिवन जो एलिमेंट है उसका हम मास नंबर निकालेंगे। फर्स्ट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या होंगे 8, सो मास नंबर आ गया 16, मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 16। नेक्स्ट बताना है सल्फर का मास, मास नंबर ऑफ सल्फर। सल्फर के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे 16, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या होंगे 16, सो मास नंबर आ गया 32। तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स हमें लर्न करने पड़ेंगे, उसी की हेल्प से हम निकाल पाएंगे मास नंबर या फिर एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for the symbol HDT tabulate 3 subatomic particles present in each of them। D, H, D and T ये हमें गिवन है। इन तीनों के अंदर हमें बताने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। H क्या होता है, हाइड्रोजन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन कितने होंगे 0 प्रेजेंट होंगे। इसको हम डिनोट करेंगे H। एटॉमिक नंबर इज 1 एंड मास नंबर इज 1, इसको हम बोलते हैं प्रोटियम। आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का जिसका मास नंबर 1 होगा, एटॉमिक नंबर भी क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट है गिवन हमें D, D होता है ड्यूटेरियम।
आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जिसका मास नंबर होता है 2 एंड एटॉमिक नंबर होता है 1। सो मास नंबर हमें पता है कि मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होंगे 1 होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 होंगे, लेकिन मास नंबर जो है वो 2 होगा ड्यूटेरियम का। तो इसका मतलब जो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ड्यूटेरियम के अंदर वो क्या होगा 1। नेक्स्ट है टी, इसको बोलते हैं ट्रीटियम। आइसोटोप है ये भी हाइड्रोजन का, डिनोट करते हैं H13। मास नंबर जो होगा ट्रीटियम का वो होता है 3, एटॉमिक नंबर होगा 1। अगर एटॉमिक नंबर 1 है देन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 1। न्यूट्रॉन का नंबर कैसे पता लगाएंगे, मास नंबर अगर 3 है और प्रोटॉन्स अगर 1 है देन 3 - 1 इज 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 2। तो ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। प्रोटियम जो है उसके अंदर एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम के अंदर एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। उसके बाद ट्रीटियम, ट्रीटियम के अंदर एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है write the electronic configuration of any one pair of isotope and isobars। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है हमें आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स की। एक एक एग्जांपल कंसीडर करके हमें लिखने हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो आइसोटोप्स क्या होंगे, आइसोटोप्स होते हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट होंगे, उन एटम्स के अंदर जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा सेम होगा। सो एग्जांपल लेते हैं कार्बन का, कार्बन 612 एंड कार्बन 614, ये हैं आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। सो एटॉमिक नंबर जो है वो है 6 दोनों का। एटॉमिक नंबर आइसोबार के अंदर क्या होगा सेम होता है, तो एटॉमिक नंबर है 6। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 6, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे दैट इज 2 and 4। सो दोनों का सेम होगा 2 and 4, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है सेम है दैट इज 6। नेक्स्ट लेते हैं हम एग्जाम्पल आइसोबार का। आइसोबार्स क्या होंगे, आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये एटम होते हैं अलग अलग एलिमेंट के जिसके अंदर एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा, क्योंकि एटम ही अलग है तो एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, लेकिन जो मास नंबर होगा उसका वो क्या होगा डिफरेंट होगा। मास नंबर क्या होगा सेम एंड एटॉमिक नंबर क्या होगा सेम डिफरेंट। आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। एलिमेंट डिफरेंट है तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा डिफरेंट होगा और मास नंबर क्या होता है सेम। एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम एंड आर्गन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, आर्गन का 18, मास नंबर दोनों का होता है 40। सो मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कैल्शियम का, एटॉमिक नंबर 20 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 20 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी 20 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 8। के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिमेनिंग रह गए 10। उसके बाद हमें पता है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर मैक्सिमम हम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। आउटर मोस्ट शेल के अंदर हम सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, तभी जो आउटर मोस्ट शेल है वो स्टेबल होगी, तभी जो एटम है वो क्या होगा स्टेबल होगा। सो उसके बाद जो नेक्स्ट जो शेल होगी उसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। 8 8 16 एंड 2 18, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 2। सो ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट है आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 18 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 18। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स,
एल शेल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसके बाद रिमेनिंग रह गए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल के अंदर भी कितने आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे करते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट। इसके साथ जो क्वेश्चन हमारे इन टेक्स्ट एक्सरसाइज के थे वो खत्म होते हैं। अब हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो एक्सरसाइज के अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इनके अंदर डिफरेंस करना है। सो इलेक्ट्रॉन हमें पता है क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नेगेटिवली चार्ज जो आयन होगा, नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल होगा एटम के अंदर, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल होगा एटम के अंदर, वो क्या होगा, प्रोटॉन होगा। और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटम। सो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है एटम के, ये प्रेजेंट होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। उसके बाद है प्रोटॉन जो कि है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जो है वो क्या है, न्यूट्रल चार्ज है। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एक है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, सेम न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट बात करें हम इसकी डिस्कवरी की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। उसके बाद मास की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स का मास हमें पता है कि क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, अराउंड 9 × 10⁻⁻31 kgs। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ये काउंट नहीं किया जाता, हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जबकि जो प्रोटॉन होता है उसका जो मास हम गिवन है, उसका जो मास होता है वो होता है अराउंड 2000 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन मास, अराउंड 2000 times of the mass of the electron, that is 1.6 × 10⁻⁻27 kgs। उसके बाद है न्यूट्रॉन का मास। न्यूट्रॉन का मास होता है सेम एज द मास ऑफ प्रोटॉन। सो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो होंगे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन्स होंगे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एंड न्यूट्रॉन जो होंगे वो होंगे न्यूट्रल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आउटसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एटम के अंदर, एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था ई गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। उसके बाद जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो नेग्लिजिबल होता है, अराउंड 9 × 10⁻⁻31 kgs, एंड प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है अराउंड 2000 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, 1.6 × 10⁻⁻27 kg, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज एग्जैक्टली सेम एज द मास ऑफ द प्रोटॉन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल। जे थॉमसन्स मॉडल के अंदर उन्होंने क्या बताया था कि हमारे पास जो एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और जिसके अंदर नेगेटिव जो चार्ज है वो एम्बेडेड होगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में। तो अब लिमिटेशंस का क्या थी, लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल। फर्स्ट तो क्या थी कि ही कांट एक्सप्लेन द reason
बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कंबाइन। नेक्स्ट जो थी लिमिटेशन उनकी, एक उन्होंने स्टेबिलिटी जो थी एटम की उसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया, ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को क्या कर दिया था, मैग्नीट्यूड में इक्वल बता के सिर्फ वही छोड़ दिया था। एक उन्होंने ये कोई भी डिस्कस नहीं किया किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में या फिर न्यूक्लियॉन्स के बारे में। सो ये थी लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल। एक तो उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो कंबाइन क्यों करते हैं, एक उन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही उन्होंने न्यूक्लियॉन्स के बारे में कोई भी डिस्कशन किया। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। सो रदरफोर्ड मॉडल के अंदर हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चल गया था, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी और प्रोटॉन्स के बारे में भी, लेकिन जो ड्रॉबैक जो आई थी, ड्रॉबैक क्या थी रदरफोर्ड मॉडल के अंदर, कि उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करेगा अराउंड द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियस। सो रदरफोर्ड ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो होगा वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करेगा, अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा और क्या करेगा, रेडिएट करेगा एनर्जी को। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो, जब वो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा तो अंडरगो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जब होगा तो क्या होगा, एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी रेडिएट करेगा, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट की, उस पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। जब एनर्जी लॉस होगी, लॉस करते करते जो इलेक्ट्रॉन है इट विल बी फॉल डाउन इन द न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर गया तो क्या हो गया, एटम अनस्टेबल हो गया। यही जो क्या थी, ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड की, जिसको कि ठीक किया था किसने, बोर मॉडल्स ने। सो ड्रॉबैक जो थी रदरफोर्ड मॉडल की ये थी कि उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व करता है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एंड रेडिएट एनर्जी अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड वो रिवॉल्व करता है और रेडिएट करता है एनर्जी को, जिससे कि एटम क्या है, फॉल डाउन हो जाएगा इन द न्यूक्लियस और क्या करेगा, जो एटम होगा वो क्या बन जाएगा, अनस्टेबल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब बोर मॉडल ऑफ एटम। जो ये ड्रॉबैक थी इसी को करेक्ट किया था बोर मॉडल ने। नील बोर ने अपना मॉडल दिया एटम का, उसके अंदर इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ये बात तो ठीक थी, ये तो रदरफोर्ड ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि वो रिवॉल्व करता है इन सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होती हैं उनके अंदर ही वो एग्जिस्ट करता है, उन्हीं के अंदर वो रिवॉल्व करता है अराउंड दैट पॉजिटिव चार्ज दैट इज न्यूक्लियस। और क्या नहीं करता ये, डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी, कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता जब ये रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। और जो ये सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं यही क्या हैं, स्पेशल ऑर्बिट्स हैं, जिनको शेल्स बोलते हैं या फिर एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। हर एक एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट एनर्जी होगी, डिस्टिंक्ट एनर्जी होगी। और जो ये शेल्स हैं इनको फर्दर क्लासीफाई किया, डिफरेंट शेल्स हैं इनको नेमिंग किया के, एल, एम एंड सो ऑन, या फिर n इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड 4। एटम का स्ट्रक्चर दिया इन्होंने, बीच में जो है पॉजिटिव चार्ज जो कि न्यूक्लियस है, उसके बाद हैं शेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स। इन्हीं एनर्जी लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो शेल होगी वो होती है के, नेक्स्ट होती है एल,
उसके बाद m n एंड सो ऑन, या फिर हम इसको डिनोट कर सकते हैं n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। इन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे और रेडिएट नहीं करते कोई भी एनर्जी, जिससे कि एटम स्टेबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर ऑल द मॉडल्स ऑफ एटम गिवन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़े हैं 3 मॉडल एटम के स्ट्रक्चर के लिए। फर्स्ट मॉडल था जे थॉमसन्स मॉडल, नेक्स्ट रदरफोर्ड मॉडल एंड थर्ड वन इज बोर्स मॉडल। सो फर्स्ट है थॉमसन्स मॉडल, कंपेयर करना है इनको। नेक्स्ट है रदरफोर्ड मॉडल, थर्ड वन इज बोर्स मॉडल। सो जो थॉमसन्स मॉडल था उसके अंदर जे थॉमसन ने क्या बताया कि एटम कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, जिसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है ना वो एम्बेडेड होता है। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, एम्बेडेड होता है। फिर इन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल होता है नेगेटिव चार्ज के इन मैग्नीट्यूड। पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू द नेगेटिव चार्ज इन मैग्नीट्यूड, जिससे कि वो काउंटर बैलेंस कर लेते हैं और एटम को क्या बना देते हैं, स्टेबल बना देते हैं या फिर न्यूट्रल बना देते हैं। उसके बाद आया रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के अंदर रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। इससे इन्होंने क्या बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज जो होगा ना एटम के अंदर वो कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर ऑफ द एटम। एटम के सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेट होता है। इन्होंने फिर इसे कंक्लूड किया जो एटम है उसका जो कंप्लीट मास है ना, उसका जो कंप्लीट मास है वो कंसंट्रेटेड होता है इन अ सेंटर। उसी सेंटर को इन्होंने बोला था न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन जो कि है पॉजिटिव चार्ज, और नेक्स्ट है न्यूट्रॉन्स जो कि है न्यूट्रल। रदरफोर्ड मॉडल ने अपने मॉडल के अंदर क्या बताया, बाय अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ सेंटर ऑफ द एटम। उसको क्या बोला इन्होंने, न्यूक्लियस बोला, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व करता है अराउंड दिस पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिव चार्ज या फिर न्यूक्लियस। नेक्स्ट आता है बोर्स मॉडल। बोर मॉडल के अंदर नील बोहर ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो नेगेटिव चार्ज होगा ना वो रिवॉल्व करता है सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के अंदर। नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व करेगा इन सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स या फिर इनको बोलते हैं एनर्जी लेवल्स इन विच इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनी एनर्जी, डज नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं इन सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स जिनको बोलते हैं एनर्जी लेवल, एंड ड्यूरिंग दिस रिवॉल्वेशन जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, पॉजिटिव चार्ज या फिर बोले हम उसको न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये थे तीनों मॉडल्स। पहले मॉडल के अंदर इन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंप्लीट स्फीयर है, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है, और दोनों चार्ज क्या होंगे, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड के अंदर। नेक्स्ट रदरफोर्ड मॉडल के अंदर बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंप्लीटली कंसंट्रेटेड होता है एक सेंटर के अंदर, उसी सेंटर को बोला इन्होंने न्यूक्लियस,
और क्या बताया कि जो नेगेटिव चार्ज है ना वो रिवॉल्व करता है अराउंड दिस पॉजिटिव चार्ज और रेडिएट करता है एनर्जी को। नेक्स्ट है बोर्स मॉडल, उसके अंदर इन्होंने बताया कि जो नेगेटिव चार्ज होगा ना, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो रिवॉल्व करता है सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के अंदर। इनको बोलते हैं एनर्जी लेवल्स, जो कि कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करती और रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन अराउंड द पॉजिटिव चार्ज या फिर न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है समराइज द रूल्स फॉर द राइटिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल्स। इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है कि डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, तो इनका इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उसके लिए रूल्स दिए थे बोर एंड बेरी ने, और वो रूल्स हमें बताने क्या थे। सो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के रूल्स जो थे दैट आर गिवन बाय बोर एंड बेरी। सो फर्स्ट रूल जो था वो इन्होंने बताया था कि एक एटम है, बीच में है न्यूक्लियस, उसके अंदर सर्टेन शेल्स हैं या फिर एनर्जी लेवल्स हैं। सो फर्स्ट जो पॉइंट था, फर्स्ट जो रूल था वो इन्होंने बताया कि एक शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कैलकुलेट करते हैं बाय द फॉर्मूला 2n²। ठीक है, जो फर्स्ट शेल है वो है K, नेक्स्ट L, M एंड N। सो K शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे 2 × स्क्वायर ऑफ 1 दैट आर 2। सो K शेल जो होगी उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट L 2 × स्क्वायर ऑफ 2 दैट इज 8, 4 × 2 इज 8। नेक्स्ट शेल है M 2 × स्क्वायर ऑफ 3, 9 × 2 is 18। Next n equals to 2 × square of 4, 16 × 2 is 32। सो ऐसे करके हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करते हैं कि एक शेल के अंदर कितने आएंगे। सो नेक्स्ट जो रूल था वो इन्होंने बोला कि एक शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे 8। In a shell, maximum number of electrons are only 8. A shell can accommodate only 8 maximum electrons. Next जो रूल था वो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तब तक अगली शेल के अंदर फिल नहीं किए जाएंगे जब तक फर्स्ट शेल जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे वो स्टेप वाइज डायरेक्शन में ही फिल किए जाएंगे, वो स्टेप वाइज ही हर एक शेल के अंदर फिल किए जाएंगे। नेक्स्ट शेल के अंदर वो तब तक फिल नहीं होंगे जब तक कि जो पहले जो शेल है वो कंप्लीटली फुली फिल्ड ना हो जाए। सो फर्स्ट जो था रूल वो इन्होंने क्या बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कैलकुलेट करते हैं बाय द फॉर्मूला 2 × स्क्वायर ऑफ n। नेक्स्ट बोला इन्होंने कि जो शेल होगी, एक शेल जो होगी उसके अंदर मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि एक शेल के अंदर नेक्स्ट शेल के अंदर हम तभी मूव कर पाएंगे जब तक हम उससे पहले वाले शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फिल ना करते। यही थे रूल्स फॉर द राइटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एटम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी हमें मैंने बताया था पहले भी क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि गेन किए जाएं, लॉस किए जाएं या फिर शेयर किए जाएं, किसके लिए? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट ऑफ इट आउटर मोस्ट शेल and that number is valency. Total number of electrons gain, loss या फिर shared by any electron, shared by any atom to complete its octet या फिर बोले combining capacity of any atom is valency।
कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी एटम की क्या होती है, वैलेंसी होती है। एग्जाम्पल लेना है हमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन का। फर्स्ट है सिलिकॉन, नेक्स्ट है ऑक्सीजन। सो एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन होता है 14, एटॉमिक नंबर 14 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे 14 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, रिमेनिंग आर 4, देन उसके बाद आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो जो आउटर मोस्ट शेल है सिलिकॉन की, 3 शेल्स हैं, बीच में न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट के अंदर है 8 इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर प्रेजेंट है 4 इलेक्ट्रॉन्स। जो वैलेंस शेल है सिलिकॉन की उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 4, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो वो 4 को गेन कर ले या फिर 4 को लॉस कर दे, तो दोनों सेम ही नंबर है, तो या तो वो गेन करेगा या ही वो लॉस करेगा, वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि एनर्जी जो है वो क्या है सेम लगेगी दोनों में। 4 ही लॉस करने हैं, 4 ही गेन करने हैं, तो वैलेंसी क्या होगी सिलिकॉन की, वो है 4। नेक्स्ट आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 8 है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 एंड 6, टोटल हो गए 8। तो फर्स्ट शेल के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट है 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो वो 2 को गेन करे या फिर 6 को लॉस करे। सो इजी होगा कि वो 2 को गेन कर ले क्योंकि एनर्जी उसके अंदर कम लगेगी। सो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, देन वैलेंसी क्या आ गई -2 आ गई वैलेंसी। आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग हम वैलेंसी को बताएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करता है, कितने इलेक्ट्रॉन वो लॉस करता है, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा, वो क्या होगी उसकी वैलेंसी होगी। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल। फर्स्ट है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हमें पता है क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर द एटॉमिक नंबर। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस ऑफ द एटम में वही क्या होगा उसका एटॉमिक नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 8, वही उसका क्या होगा एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है मास नंबर, किसी भी एटम का मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, total number of protons plus total number of neutrons present in the nucleus of any atom, that is mass number। mass number क्या होगा total number of nucleons, और nucleons क्या होंगे proton and neutron, तो वही होगा mass number। for example कार्बन के अंदर प्रोटॉन होते हैं 6 और 6 ही क्या होते हैं न्यूट्रॉन, तो मास नंबर क्या आ गया 12। सो मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स होंगे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, आइसोबार्स होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स।
अगर एलिमेंट सेम है तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, सेम होगा। तो आइसोटोप के अंदर सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं, एटॉमिक नंबर जो होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, बट द मास नंबर इज डिफरेंट, मास नंबर इज डिफरेंट। अपोजिट है आइसोबार के अंदर, एटम क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं। अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर जो होगा वो होगा डिफरेंट एंड मास नंबर क्या होगा, सेम। आइसोटोप के अंदर सेम एलिमेंट के एटम प्रेजेंट होते हैं, अगर एलिमेंट सेम है तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर भी सेम होगा और मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। आइसोबार के अंदर एटम होंगे डिफरेंट एलिमेंट के, अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो क्या होएगा, एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा एंड मास नंबर विल बी सेम। इसको लर्न करने का एक मेथड है, हम जो किसी भी एटम को कैसे राइट करते हैं, बीच में तो आता है उसका सिंबल, नीचे की साइड आता है एटॉमिक नंबर और ऊपर की साइड हम डिनोट करते हैं मास नंबर को। सो यहाँ पे है सिंबल ऑफ एनी एटम, नीचे की साइड क्या होगा हमारा, एटॉमिक नंबर एंड ऊपर की साइड होता है हमारा मास नंबर। सो जो आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप के अंदर हम एग्जांपल से देखें, H11 प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। सो इसके अंदर जो नीचे वाला पार्ट है ना वो सेम है और ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो डिफरेंट है। तो आइसोटोप के अंदर क्या दिख रहा है हमें, टॉप। आइसोटोप के अंदर जो टॉप वाला पार्ट है वो डिफरेंट होगा, मतलब कि मास नंबर डिफरेंट होगा। अगर एग्जांपल देखिए आइसोबार का, कैल्शियम एंड आर्गन, मास दोनों का 40, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। तो इसके अंदर जो नीचे वाला पार्ट है ना वो डिफरेंट है। तो आइसोबार के अंदर बार वाला पार्ट मतलब नीचे वाला पार्ट जो है ना वो डिफरेंट है, लेकिन आइसोटोप के अंदर टॉप वाला पार्ट डिफरेंट है। टॉप में क्या होगा, मास नंबर होगा एंड बॉटम में एटॉमिक नंबर। सो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जिसका कि एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर होगा डिफरेंट। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। आइसोबार क्या होंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है एंड मास नंबर क्या होगा, सेम होगा। एग्जाम्पल एंड कैल्शियम एंड आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Na पॉजिटिव हैज कंप्लीटली फिल्ड K एंड L शेल्स, एक्सप्लेन। Na पॉजिटिव मतलब कि सोडियम, सोडियम हमें गिवन है और हमें बताना है कि इसकी K और L शेल्स है ना वो फुली फिल्ड है। Na पॉजिटिव क्या है, सोडियम, सिंबल होता है सोडियम का Na। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8 एंड 1, K शेल, L शेल, M शेल। तो इसके अंदर भी हमें पता है कि यहाँ पे K शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम, तो ये फुली फिल्ड है, और L शेल है वो भी फुली फिल्ड है क्योंकि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमें गिवन है कि Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, तो हमें पता है कि पॉजिटिव साइन कब लगता है, पॉजिटिव साइन लगेगा जब हम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दें। जब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो सिंबल के ऊपर साइन आ गया पॉजिटिव। तो पहले जो सोडियम था विदाउट पॉजिटिव साइन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2, 8, 1। आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन था 1, अगर एक इस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो क्या आ गया, Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव की यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 2 एंड 8, देन K एंड L आर फुल्ली फिल्ड शेल्स। या जो सोडियम है उसके अंदर भी सेम ही है, K एंड L जो है वो फुल्ली फिल्ड है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो कि M शेल के अंदर है। उसके बाद जब एक इलेक्ट्रॉन मतलब Na पॉजिटिव हमें गिवन है तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा 2, 8, 1, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। फिर अगर लॉस कर दिया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बच गई, 2 एंड 8, 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए 11 में से, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई 2 एंड
8। सो सोडियम मतलब Na पॉजिटिव जो है उसके पास K और L जो शेल्स होंगी वो क्या होंगी, फुल्ली फिल्ड होंगी। नेक्स्ट हमें गिवन है एक ब्रोमीन एटम है जो कि आइसोटोप की फॉर्म में हमें अवेलेबल है। ब्रोमीन एटम आइसोटोप की फॉर्म में हमें गिवन है 2 आइसोटोप्स है इसके Br35 79 मास नंबर एंड ब्रोमीन 35 81 मास नंबर। परसेंटेज गिवन है 49.7% एंड 50.3%। एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। सो एवरेज मास निकालने के लिए एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए ऐड कर देंगे दोनों को। सो 79 मास नंबर वाला जो ब्रोमीन है उसकी परसेंटेज गिवन है 49.7% और जिसका मास नंबर 18 है उसकी परसेंटेज है 40.3%। सो फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ वन आइसोटोप 79 इनटू में उसकी परसेंटेज 49.7 प्लस उसके बाद सेकेंड आइसोटोप का मास नंबर दैट इज 81 इनटू उसकी परसेंटेज 50.3। परसेंटेज रिमूव करेंगे, डिवाइड में 100 दैट इज 100। 79 इंटू 49.7 प्लस 81 इंटू 50.3 डिवाइड बाई 100। सोल्व करेंगे 49.7 इंटू 79 को, टोटल मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3926.3। सेम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50.3 को 81 से देन 315420434 एंड 15704। एक डिजिट हटके क्या आ गया, पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे भी क्या था प्वाइंट। ऐड करेंगे दोनों को 39.3 प्लस 47.4.3 डिवाइड में क्या है 100। पहले हमने क्या लिया, जो भी मास नंबर हमें गिवन है डिफरेंट आइसोटोप्स का, पहले एक आइसोटोप का मास लिया इनटू में उसकी जो परसेंटेज गिवन थी वो हमने ली, प्लस में क्या किया जो सेकंड आइसोटोप था उसका मास नंबर लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई में उसकी जो परसेंटेज गिवन थी, परसेंटेज हटा के डिवाइड में लेके आए हम 100। सोल्व किया 49.7 इंटू 79 3926.3 प्लस 81 इंटू 50.3, इसको सोल्व किया 474.3 डिवाइडेड बाई 100। ऐड करेंगे 8000.6 डिवाइड बाई 100। 2 डिजिट और छोड़ दें क्योंकि डिवाइड में क्या है 100, देन क्या आ गया 80.006 म्यू। एवरेज एटॉमिक मास जो है ब्रोमीन का वो क्या आ गया 80 म्यू। सो फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें 2 आइसोटोपिक फॉर्म गिवन होती हैं तो हम क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए जो पहली आइसोटोपिक फॉर्म है उसका मास नंबर इनटू में जितनी परसेंटेज उसकी गिवन है, फिर ऐड करते हैं सेकंड आइसोटोप का मास इनटू में उसकी जितनी परसेंटेज गिवन है, उसके बाद परसेंटेज को हटा के डिवाइड में हम लेके आएंगे 100। फिर जो मल्टीप्लाई करना है उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे दोनों डिजिट को, फिर उसके बाद वैल्यू आ गई हमारे पास 8000.6। 100 है नीचे, 2 पॉइंट को हटा के क्या आ गया 80 म्यू। ये आ गया एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट इज x 16.2 म्यू, व्हाट are the percentage of isotopes X16 and X18 in the sample। एक सैंपल गिवन है X,
उसका एटॉमिक मास गिवन है, एटॉमिक मास गिवन है 16.2 म्यू। आइसोटोपिक्स फॉर्म गिवन है x 16.8 एंड x 18.8। हमें फाइंड आउट करना है कि इनके कितनी कितनी परसेंटेज हमें गिवन है जिसका एटॉमिक मास है 16.2 म्यू। सो फॉर्मूला होता है एवरेज मास इक्वल्स टू मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू में उसकी परसेंटेज प्लस में मास ऑफ सेकंड आइसोटोप इनटू में उसकी परसेंटेज। ये होगा एवरेज मास निकालने का फॉर्मूला। सो हमें परसेंटेज को पहले यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा। लेट द परसेंटेज ऑफ x8 18b y%। हमने एक आइसोटोप की जो परसेंटेज है वो मान ली हमने y%। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास आइसोटोप बचा x16 वाला, 16 मास नंबर वाला, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो क्या होगी परसेंटेज होगी वह क्या आ जाएगी 100 माइनस y%, क्योंकि 100 एक की y है, दूसरी क्या आ जाएगी टोटल में से माइनस कर देंगे। टोटल क्या है हमारे पास 100 है, 100 माइनस y%। एवरेज मास गिवन नंबर है, एवरेज मास गिवन है x का दैट इज 16.2 म्यू। फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे 16.2 इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है मास नंबर एक आइसोटोप का इनटू में उसकी परसेंटेज प्लस में मास नंबर दूसरे आइसोटोप का इनटू में उसकी परसेंटेज। सो जो एक आइसोटोप है उसका मास नंबर है 18 प्लस में 18 इंटू y% प्लस सेकेंड आइसोटोप का मास इंटू में उसकी परसेंटेज 100 माइनस y%। सोल्व करेंगे 16.2 इक्वल्स टू 18 इंटू y डिवाइड बाई 100 प्लस 16 इंटू 100 माइनस y डिवाइड बाई 100। सो 100 को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे 16.2 इंटू 100 दैट इज 16 टू 0 1620। दूसरी साइड क्या बच गया 18y, मल्टीप्लाई कर देंगे 18 को y से दैट इज 18y प्लस 16 को ब्रैकेट के अंदर जाके सोल्व करेंगे दैट इज 1600 माइनस 16 इंटू वाई 16y। सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। 1600 को हम ले जाएंगे दूसरी साइड 1620 प्लस का साइन है इस साइड आगे क्या हो जाएगा माइनस दैट इज 600 इक्वल्स टू 18y माइनस 16y। 620 माइनस में 600 कितना बच गया 20 इक्वल्स टू में 18y माइनस 16y दैट इज 2y 20/2 मल्टीप्लाई में है इधर जाके क्या आ जाएगा डिवाइड में इक्वल्स टू y, देन y की वैल्यू क्या आ गई 10, y की वैल्यू आ गई 10। सो हमने लिया था फर्स्ट आइसोटोप x8 18, इसके परसेंटेज को माना था हमने y%। तो आइसोटोप जो है मास नंबर 18 का उसकी जो परसेंटेज है वो क्या आ गई 10%। नेक्स्ट की परसेंटेज हमने हमारे पास क्या निकल के आई थी 100 माइनस वाई। 100 में से y की वैल्यू को माइनस करेंगे दैट इज 100 माइनस 10 दैट इज 90%। सो परसेंटेज फॉर द आइसोटोप हैविंग मास नंबर 16 इक्वल्स टू 100 माइनस वाई दैट इज 90%। सो ये आ गई हमारे पास डिफरेंट आइसोटोप की परसेंटेज। हमने क्या किया सबसे पहले मास नंबर गिवन था, एवरेज मास नंबर गिवन, 2 आइसोटोपिक फॉर्म गिवन थी। सबसे पहले अज्यूम करेंगे उसकी परसेंटेज को। एक आइसोटोप की हमने परसेंटेज मान ली y, दूसरे की क्या हो गई 100 माइनस y। टोटल में से हमने जो माना था उसको माइनस कर दिया। फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे, फॉर्मूला होता है एवरेज मास इक्वल्स टू
एक जो आइसोटोप है उसका मास नंबर इनटू में उसकी परसेंटेज प्लस सेकंड आइसोटोप का मास नंबर इनटू में उसकी परसेंटेज। सॉल्व किया, परसेंटेज हटाया, डिवाइड में आया 100। 100 को अगर हम दूसरी साइड लेके जाएंगे देन 16.2 इंटू 100 इज 1620। दूसरी साइड क्या बच गया, 18 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 18y प्लस 16 को ब्रैकेट के अंदर ओपन करेंगे 1600 माइनस 16y। उसके बाद 16 जो 100 है उसको हम 20 में से माइनस कर देंगे, 20 बच जाएगा, इस साइड बचेगा 18y माइनस 16y दैट इज 2y। y की वैल्यू आ गई 20/2 दैट इज 10। 18 मास नंबर वाला जो आइसोटोप था उसकी जो परसेंटेज थी वो आई थी y दैट इज 10%। जो सेकंड है मास नंबर 16 का आइसोटोप उसकी वैल्यू क्या आ गई 100 माइनस y दैट इज 90%। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है if Z is equal to 3, what would be the valency of the element? Also name the element. Z क्या होता है, Z से हम डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को। Z इक्वल्स टू 3 गिवन है, हमें वैलेंसी बतानी है और क्या बताना है, नेम ऑफ द एलिमेंट। सो Z को हम डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर गिवन है हमें 3, वैलेंसी बतानी है और नेम बताना है एलिमेंट का। एटॉमिक नंबर हैविंग 3 इज दैट इज लिथियम, दैट इज लिथियम। तो नेम क्या है एलिमेंट का, लिथियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें एटॉमिक नंबर 3 का, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 3 होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे दैट इज 2 and 1। आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन को या तो वो लॉस करे या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 को गेन करे। तो लिथियम कम एनर्जी रिक्वायर होगी लिथियम को एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए। सो वैलेंसी क्या आ गई +1, वैलेंसी आ गई +1। एटॉमिक नंबर 3 है तो एलिमेंट कौन सा है, लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है composition of the nuclei of 2 atomic spaces x and y are given. Give the mass number of x and y. What is the relation between the two spaces? Atomic spaces x and y हैं, x and y। इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स गिवन है 6, 6, 6 and 8। हमें बताना है कि मास नंबर क्या होगा x और y का और इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है। तो मास नंबर निकालेंगे, मास ऑफ x, मास नंबर क्या होगा, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स मिलके क्या बनाएंगे, न्यूक्लियॉन्स। सो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम दैट इज मास नंबर। सो मास नंबर ऑफ x 6 + 6 दैट इज 12। mass number of y same number of protons plus number of neutrons 6 + 8, 6 + 8 that is 14 mu। इसके बाद पूछा है कि जो ये दोनों स्पीसीज हैं x एंड y, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। सो हमें पता है, ऑब्जर्वेशन अगर हम करें इसकी तो क्या पता चल रहा है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना वो सेम है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों के सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, सेम, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम दैट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 6 है, दोनों का सेम है, लेकिन मास जो है वो क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। और हमें पता है कि जो आइसोटोप्स होते हैं वो एलिमेंट होते हैं सेम, एलिमेंट होगा सेम और एटम होंगे सेम एलिमेंट के। एटम्स जो होंगे वो सेम एलिमेंट के होंगे जिनके अंदर एटॉमिक नंबर होगा सेम लेकिन मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। सो x और y जो गिवन स्पीसीज हैं उनका मास नंबर है डिफरेंट, एटॉमिक नंबर है सेम, देन द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज आइसोटोप्स। क्या है ये, आइसोटोप्स, क्योंकि मास नंबर निकाले तो वो क्या है, डिफरेंट है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है जो कि सेम है तो एटॉमिक नंबर भी क्या है, सेम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स बताना है, स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है J.J. Thomson proposed that the nucleus of an atom contains any nucleus। J.J. Thomson के बारे में बोला गया है कि उन्होंने अपने मॉडल के अंदर बताया कि न्यूक्लियस जो है एटम का वो कंटेन करता है न्यूक्लियस को। लेकिन हमने थॉमसन्स मॉडल के अंदर क्या पढ़ा है कि उन्होंने बस यही बताया कि पॉजिटिव चार्ज होता है स्फीयर और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स, क्योंकि थॉमसन्स मॉडल के अंदर न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने नहीं बताया, ना ही न्यूक्लियस के बारे में बताया, ओनली पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है A neutron is formed by an electron and a proton combining together, therefore it is neutral। So next statement के अंदर इन्होंने बोला एक है प्रोटॉन एक है न्यूट्रॉन, ये दोनों कंबाइन करके न्यूट्रॉन बनाएंगे। एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होगा, ये दोनों कंबाइन करके न्यूट्रॉन बनाते हैं, इसीलिए जो न्यूट्रॉन है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। लेकिन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन तीनों इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, इंडिविजुअली स्टेबल हैं। ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? एटम के अंदर। सो ये स्टेटमेंट पे क्या होगी? फॉल्स हो गई, क्योंकि तीनों इंडिविजुअल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि स्टेबल हैं इंडिविजुअली, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके न्यूट्रॉन नहीं बनाते। नेक्स्ट स्टेटमेंट है The mass of an electron is about 1/2000 times that of proton। हमने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना उसका मास है नेग्लिजिबल। नेक्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था कि जो प्रोटॉन है ना उसका मास क्या होगा? 2000 टाइम्स होता है किसके? इलेक्ट्रॉन के मास के। अगर उल्टा करें तो क्या है? इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा दैट इज 1/2000 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। तो स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगी। इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा दैट इज 1/2000 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग टिंक्चर ऑफ आयोडीन विच इज यूज्ड फॉर मेडिसिन। तो जो आइसोटोप होगा आयोडीन का उसकी एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी, उसके अंदर हमें गिवन था कि जो आयोडीन, इन्होंने बोला है कि एक आयोडीन का जो आइसोटोप है वो टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनाने के लिए यूज होता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। एंड यूज्ड एज अ मेडिसिन। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि जो आइसोटोप है आयोडीन का वो यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर में, ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। सो स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, ए ऑप्शन है एटॉमिक न्यूक्लियस, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर रदरफोर्ड ने किस एटॉमिक पार्टिकल की या फिर किस पार्टिकल की डिस्कवरी के लिए बोला है कि वो है, फर्स्ट ऑप्शन बोला इन्होंने एटॉमिक न्यूक्लियस, नेक्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट प्रोटॉन एंड फिर बोला उन्होंने न्यूट्रॉन। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर बताया था कि जो एक एटम है उसके अंदर मिड में, उसके बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और उसी जो बीच में जो पार्ट बताया उन्होंने, एक पार्टिकल बताया, एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर जो बताया था उन्होंने, उसको बोला था एटॉमिक न्यूक्लियस। सो रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से किसकी डिस्कवरी हुई? एटॉमिक न्यूक्लियस की। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैज़, प्रॉपर्टीज दे रखी हैं कुछ, उनमें से बताना कि जो आइसोटोप है उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। सो आइसोटोप्स क्या हैं? एटम है सेम एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के,
एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, मास नंबर क्या है, डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन बोला है सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन क्या होंगी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं आइसोटोप्स की। नेक्स्ट ऑप्शन है डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी आइसोटोप्स के अंदर, सेम। नेक्स्ट ऑप्शन है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जब डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे तभी जो मास नंबर है वो भी डिफरेंट होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी उन्होंने बोला है डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। तो जब डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तभी जो मास नंबर है वो डिफरेंट होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन -1 आयन। क्लोरीन आयन है, क्लोरीन 1 नेगेटिव आयन के अंदर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शंस गिवन है 16, 8, 17 एंड 18। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8 एंड 7। आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्लोरीन जो आयन है, क्लोरीन जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 7 वैलेंस शेल का। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसके ऊपर चार्ज आया -1, देन जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर था वो 17 से एक इंक्रीज हो गया 18। तो क्लोरीन -1 जो आयन है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8 एंड 8। देन आउटर मोस्ट शेल ऑफ द क्लोरीन -1 आयन वो क्या होंगे, 8। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, एटॉमिक नंबर 11 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे दैट इज 2, 8, टोटल 10, रिमेनिंग इज 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम का 2, 8 एंड 1। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल गिवन है, उसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स हैं, रोज हैं। कुछ जो कॉलम है वो फिल किए गए हैं और रिमेनिंग है वो हमें फिल करने हैं। सो एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, टेबल है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट में है नेम ऑफ द एटॉमिक स्पेसिस। 5 डिफरेंट कॉलम्स है इसके अंदर। कुछ कॉलम्स जो हैं वो फिल किए गए हैं, उनको ब्लैक से फिल करेंगे, फिर जो बाद में बचेंगे वो हमें टेबल 4.1 की हेल्प से जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये सब गिवन है वो हमें लर्न करना पड़ेगा। उसकी हेल्प से हम सारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और जो मास नंबर होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो गिवन है एटॉमिक नंबर 9, 16, मास नंबर के अंदर गिवन है 32, 24, 2 एंड 1, 10, 0, 12, 1, 1, 1। इधर गिवन है सल्फर। बाकी रिमेनिंग जो ब्लैंक कॉलम्स हैं ये हमें फिल करने हैं। सो हमें गिवन है फर्स्ट के अंदर एटॉमिक नंबर 9। हमें पता है जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी 9। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या होगा, 9 होगा।
मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो 10 + 9 इज 19, मास नंबर आ गया 19। एटॉमिक नंबर 9 किस एलिमेंट का होगा? वो होता है फ्लोरीन। क्या होगा? फ्लोरीन। नेक्स्ट गिवन है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर 16 है, देन नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा? 16। प्रोटॉन का नंबर 16 है, देन इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 16। मास नंबर गिवन है, प्रोटॉन गिवन है, फाइंड आउट करना है न्यूट्रॉन को। सो मास नंबर माइनस में प्रोटॉन कर देंगे, क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। 32 - 16, न्यूट्रॉन आ गए 16। नेक्स्ट में गिवन है मास नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 12। अगर प्रोटॉन 12 है तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 12। मास नंबर 24, प्रोटॉन 12, न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? 24 - 12 दैट इज 12। सो 12 जो मास नंबर होगा, 12 जो एटॉमिक नंबर होगा वो होता है मैग्नीशियम का। एटॉमिक स्पीसीज इज मैग्नीशियम। नेक्स्ट में फिर से प्रोटॉन गिवन है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। प्रोटॉन 1 है, देन एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 1। मास नंबर गिवन है 2, प्रोटॉन गिवन है 1, देन न्यूट्रॉन इज 1। एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का, इसके अंदर मास नंबर जो गिवन है वो है 2। तो मास नंबर 2 हाइड्रोजन का कब होगा? जब उसके अंदर एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा, और उस स्पीसीज को हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। दैट इज ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम क्या है? आइसोटोप है हाइड्रोजन का, जिसका मास नंबर क्या होगा? 2 होगा। नेक्स्ट स्पीसीज के अंदर मास नंबर 1 है, न्यूट्रॉन 0 है, प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, देन एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 1। न्यूट्रॉन 0 है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो क्या है ये? प्रोटियम, हाइड्रोजन का प्रोटियम आइसोटोप। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं। सो हमारी थ्योरी भी कंप्लीट होगी, एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी। आपको थ्योरी के नोट्स और जो जितने भी क्वेश्चंस हैं इनकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के लिंक पे। लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में है। तब के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।